विद्यार्थियों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमें डॉक्टर विक्रम सिंह जो हमारे गुरु भी रहे हैं और हम उनके अनुज तो हैं ही हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमें जो मान सम्मान प्यार दिया है वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज एक दूसरी भूमिका में हम लोग डॉक्टर विक्रम सिंह को देख रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा से सदस्य तो रहे ही हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं और अभी ये शिक्षा जगत से 3 रूप से जुड़े हुए हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले तो वाइस चांसलर हैं, चांसलर अब हैं, अब उस रूप में। दूसरा कि सिविल सेवा परीक्षा में आप सभी जगह देखते होंगे इंटरव्यू लेने के लिए इनसे बेहतर आपको इंटरव्यू लेने वाला भी नहीं मिलेगा, जो खासकर विद्यार्थियों में आशा और उम्मीद की इतनी किरण जगा दे। मेरे कहने का मतलब है आशा और उम्मीद की किरण अगर लेना है तो डॉक्टर विक्रम सिंह चले आते हैं। और तीसरी बात चली आती है टेलीविजन पैनल के ऊपर में अगर आप देखेंगे किसी को बुली करना है, किसी को डराना है, धमकाना है और प्यार से ये बात करना है तो हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। स्वागत है सर आपका। मेरे लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, भारतीय पुलिस सेवा में आपके सबसे अच्छे अनुभव क्या रहे हैं और आप इसे किस रूप में कुछ अनुभव के सहारे बताएंगे कि भारतीय पुलिस सेवा क्या है? भारतीय पुलिस सेवा में मैंने लगभग 36 साल सेवा दी है और मेरा एक भी कटु अनुभव नहीं रहा। 3 बार गोली भी लगी है, मैं उसको भी कटु नहीं मानता हूं, मैं ईश्वर का प्रसाद मानता हूं। मेरा प्रत्येक अनुभव अविस्मरणीय रहा है, चाहे वो डकैतों से मुठभेड़ हो, चरमपंथियों से मुठभेड़ हो, चाहे तथाकथित दबंग नेताओं से आमना सामना हो, सबने मुझे कुछ सिखाया है और सेवा का इससे बेहतर कोई अवसर जीवन में हो नहीं सकता है। कर्मयोग अगर कोई करना चाहे तो आईपीएस की वर्दी उससे बेहतर कोई मिसाल हो नहीं सकती। सर, आज के युवाओं के लिए आईपीएस की जो वर्दी होती है बहुत ही ग्लैमरस होती है। वर्दी, पास में पिस्तौल, आंखों पे चश्मा, ऊपर से डंडा घुमाते हुए उन्हें लगता है कि ये तो जन्नत है और लड़कियां अगर पहन लेती हैं तो उन्हें लगता है कि वो तो फिल्म स्टार के भी उनके आगे में बिल्कुल फेल है। आपको क्या लगता है ये वास्तविकता और जो प्रासंगिकता है, जो इसका अनुप्रयोग है, वह कितना है? कितना ग्लैमराइज़ है और ये फील्ड में कैसा अनुभव देता है? किस रूप में देता है? डॉक्टर सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं बताऊं कि ग्लैमर कोशेंट एक अपनी जगह है, लेकिन जब आपको मैं ये बता दूं कि 36 साल मेरे कैसे बीते। मैंने अपने बच्चों को, मैं जब घर से निकलता था सोता छोड़ के जाता था, जब लौटता था तो वो सो जाते थे। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा मेरी श्रीमती जी की थी। और जब आप निकलते थे तो अक्सर ये नहीं मालूम होता था कि आप लौटेंगे या लाश लौटेगी। ग्लैमर अपनी जगह, लेकिन जब आप अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं और बड़े से बड़े चरमपंथी को धूल चटा देते हैं तो ग्लैमर आपके पीछे पीछे चलने लगता है। फिल्म प्रोड्यूसर आपसे आके पूछ सकते हैं कि सर आप मेरे फिल्म में काम करेंगे। ये तो खैर मेरा विषय वस्तु नहीं रही है, मेरी लाइन भी नहीं रही है, तो बड़े विनम्रता के साथ मैंने उनको प्रणाम किया। फिल्म प्रोड्यूसर्स को, मेरे अपने एसएसपी नैनीताल के घर में एक हुकूमत पिक्चर बनी थी, उसकी शूटिंग हुई थी और धर्मेंद्र और उनकी हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, शम्मी कपूर जी और अन्य स्टार्स आए थे मेरे ही घर में और पुलिस लाइन नैनीताल में शूटिंग हुई। धर्मेंद्र को 3 दिन हम लोगों ने बताया सैल्यूट कैसे करते हैं, वर्दी कैसे पहनते हैं, पी कैप कैसे पहनते हैं, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वर्दी किस प्रकार से हम पहने, सैल्यूट कैसे करें, कर्मचारियों को कैसे संबोधित करें। तो इन सब चीजों को आपको एक नहीं अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन जब आप दरिद्र नारायण के आंसू पोंछते हैं उससे बड़ा सुख और मैं समझता हूं कि अगर कहें कि आत्मिक अनुभव न कभी था और न हो पाएगा। मुझे राष्ट्रपति भवन में भी अलंकरण मिला, मुझे तमाम अलंकरण मिले और ऐसे स्थानों पर भोजन के लिए आमंत्रित किया गया जिसकी एक व्यक्ति के भोजन की मूल्य की थाली शायद 15,000 रुपए थी। लेकिन जब कभी एक किसी विधवा के आंख के आंसू पूछता था, वो जो दिव्य सुख और आनंद की अनुभूति है वो केवल आईपीएस में है कि वो तत्काल न्याय और तत्काल राहत दे सकता है। हमें लगता है सर आज के युग के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी जानने की है। आपने कहा कि तत्काल न्याय की बात है। यह उन्हें अच्छा खासा सुकून देगा और यह सबसे महत्वपूर्ण बात चली आती है। वैसे सर हम लोग की दिली इच्छा होती है कि अगर आप भी फ़िल्म में आते तो आपको हम लोग देख पाते। आप दोनों रूप में अच्छे लगते हैं, हीरो के रूप में भी और विलेन के रूप में भी सर। अब भारतीय पुलिस सेवा में सर क्या परिवर्तन ऐसा आया है हाल-फिलहाल के समय में, जिससे आप समझेंगे कि यह सेवा पहले की सेवा से थोड़ी भिन्न हुई है? अमूलचूल परिवर्तन आए हैं, बड़े परिवर्तन आए हैं।
सबसे पहले 1974 में जब मैं सेवा में आया था, तब जो हमारे वरिष्ठ थे वो कहते थे कि अब सेवा में इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव आ गया है कि अब सेवा करने योग्य नहीं रही। मैं सन 74 की बात बता रहा हूं। है। उसके बाद कालांतर में मैंने देखा जो गिरावट आई 1990 के बाद, जब हमारे भीष्म पितामह श्री प्रकाश सिंह साहब ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर किया पुलिस सुधार के बारे में। वो इसीलिए था कि जो अनावश्यक दबाव पुलिस के ऊपर है, पुलिस को कार्य कुशल कैसे बनाए। हमारे जितने अधिनियम हैं, चाहे आप पुलिस एक्ट ऑफ 1861 ले लें, आईपीसी ले लें, सारे अधिनियम 1861 के आसपास के हैं, लेकिन उनमें कोई वांछित संशोधन नहीं हुआ। जो सुधार का थोड़ा मोड़ा प्रयास किया गया, तो निहित स्वार्थों ने, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो या अन्य हो, उन्होंने पुलिस को विकलांग रखने का ही पूरा प्रयास किया। उन्होंने ये नहीं चाहा कि पुलिस अपने पर ही आ जाए और पुलिस को अनरिफॉर्म्ड रखा जाए, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म जिस दिन आ जाएगा उस दिन सब पुलिस के ही पीछे जाएंगे और किसी के पीछे कोई नहीं जाएगा। ये मुख्य कारण है कि पुलिस सुधार का लागू न होना। लेकिन पुलिस अगर व्यवस्थित हो, पुलिस अगर कुशाग्र हो, पुलिस अगर साधन संपन्न हो, अवांछित दबाव से उसको सुरक्षित किया जाए, आप देखेंगे कि आसमान के तारे तोड़ के लाना भी पुलिस के लिए असंभव नहीं होगा। अर्थात सर कि पुलिस के ऊपर में अगर ये दबाव कम हो तो यह राजनीतिक पार्टियों से, उन सब चीजों से भिन्न होगी, उनके ऊपर उनका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक पड़ेगा। लेकिन आप क्या ऐसा नहीं समझते हैं कि इसके साथ में अन्य भी सेवाएं हैं जिनके साथ में इसका कंपैरिजन हमेशा होते रहा है और इस कंपैरिजन की वजह से इसकी थोड़ी छवि हाल फिलहाल के प्रत्यक्षीकरण नजरिए की दृष्टि से, वास्तविक रूप में नहीं, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन हो सकता है उसकी तरह से थोड़ी सी इसमें कमी आई है। तो आप कैसे समझते हैं, कैसे इस बात की व्याख्या करेंगे कि भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा से अलग है और कैसे भिन्न है, और इसके सबसे अचंभित कर देने वाली बात क्या है इन सेवाओं की तुलना में? मैं एक मिसाल आपको देता हूं। कंपैरिजन आपने कहा था आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, कस्टम सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू सर्विस से। मैं जब डीजीपी था तो अमेरिका के कुछ पुलिसकर्मी आए थे हमारा काम देखने के लिए और हमारे साथ काम करने के लिए। वो आए थे 15 दिन। तो हमने उनको अटैच कर दिया लखनऊ और कानपुर के कुछ ऑफिसर्स साथ कि जो हमारे काम करते हैं, लेकिन जिन कंडीशंस में हम करते हैं, रहते हैं, करते हैं वैसे ही। ये नहीं कि अगर हम ब्रेकफास्ट लैया चना का करेंगे तो वो पिज्जा और सैंडविच खाएंगे, नहीं। अगर हम लैया चना खाएंगे तो वो भी। अगर हम 18 घंटे काम करते हैं तो वो भी 18 घंटे। जिस गाड़ी पे हम चलते हैं वो भी उसी गाड़ी पे। जहां जिस बैरक में हम सोते हैं वो भी उसी बैरक में। तीसरे दिन सभी ने आके हाथ जोड़ के खड़े हुए, साहब हमसे ये नहीं हो पाएगा। अमेरिका में तो हम कर लेते थे, हिंदुस्तान में किस तरह से आप लोग करते हैं, हम इस्तीफा दे देंगे, मगर इन हालात में हम काम नहीं कर सकते हैं। 18 घंटे रोज जिन परिस्थितियों में आप रहते हैं, आपके कर्मचारी रहते हैं। मैं एज एसएसपी या डीजीपी जब दफ्तर में जाता था तो उस वक्त 150 लोग मिलने के लिए तैयार रहते थे। आप किसी भी सामान्य अफसर से पूछे, आईएएस के या कस्टम सेंट्रल के किसी अन्य सर्विस के, कि 150 आदमी से मिलने के बाद और माकूल आदेश पारित करने के बाद आपकी मनस्थिति क्या होगी। रात में सपने में भी आपको वही लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इसी दौरान जब 4 घंटे 2 बजे तक आप जनता से मुलाकात करते हैं, कहीं कत्ल हो गया, कहीं दंगा हो गया, कहीं थाने पर हमला हो गया, कहीं नेताजी ने अभद्र व्यवहार कर दिया, कहीं बैंक में लूट हो गई, कहीं किसी ने खुदकुशी कर दी, और उसका भी समाधान साथ ही साथ आप दे रहे हैं। इसके बाद आपकी मीटिंग का दौर शुरू, सचिवालय में आपको जाना है बैठक के लिए, बैठक का दौर शुरू हुआ। उसके बाद आप जब लौट करके आते हैं, शायद ही कभी ऐसा आपको मौका मिला होगा, अगर आप फील्ड ऑफिसर हैं तो आपने खाना टेबल पे बैठ के खाया होगा, खाना आप गाड़ी में ही खाएंगे। आते जाते गाड़ी में गृह लक्ष्मी आपके लिए एक टिफिन रख देंगी और एक बोतल में पानी रख देंगी, गाड़ी में बैठे बैठे ही आप खाना खाएंगे। अधिकांश यही होता था। उसके बाद जब आप मीटिंग से लौट करके आएंगे, दिशा निर्देश देना, मौका मुआयना करना। अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो आपके पास कार है, संसाधन है, जाइए मौका मुआयना कीजिए, क्षेत्राधिकारी से लेकर के डीआईजी तक। अगर आप डीजीपी हैं या एडीजी हैं तो आपके पास सरकार का हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, उससे आप जाइए। लेकिन मालूम पड़ा कि आप पहुंचे गाजियाबाद मौका मुआयना करने, मौका मुआयना अभी खत्म नहीं हुआ, मालूम पड़ा कि देवरिया में एक और कांड हो गया। तो एसपी कहते हैं सर चलिए देवरिया चलिए। मालूम पड़ा कि जितना बड़ा एक देश होता है उसके ओर छोर करते मथते आपका, जब आप लौटे घर अपने 1 बजे, आप धूल से नहाए हुए, पसीने से नहाए हुए। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मैं कभी थका हूं,
मैं आज तक न तब कभी थका था, न आज कभी थका हूं। तो सर, अब आगे में क्या होगा? आगे में आपको क्या लगता है कि इसकी तस्वीर कैसे होने वाली है? भारतीय पुलिस सेवा में जो-जो कुछ परिवर्तन आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी, तमिलनाडु में कुछ है, जहाँ पर कि अब एसएसपी नहीं होंगे, कमिश्नर होंगे। तो इस सिस्टम का, इस तंत्र का अब क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, कि जब लॉ और ऑर्डर अब महत्वपूर्ण होने लगे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और तीसरा, कि जब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और साथ ही साथ अभी तो पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है, लोगों के साथ में पब्लिक रिलेशंस जोड़ने का काम किया है। इन सब बातों को देखते हुए मद्देनज़र आपको लगता है कि भारतीय पुलिस सेवा आगे में किस तरह की होगी? महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन इसके कई अंग हैं। सबसे पहला अंग ये है कि पुलिस विभाग क्या था? पहले बड़ा सीधा सवाल था। कंट्रोल एंड ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, 2 वाक्यों में पुलिस कार्य संपादित हो जाता था। आज इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक हो चुकी है। ऑफ बीइंग जनरल यूज टू सोसाइटी, हैंडलिंग एंटी नेशनल एलिमेंट्स, कंट्रोलिंग साइबर क्राइम, ये तमाम चीजें अब आ चुकी हैं। मैं जब पुलिस में आया था तो मैं एक आदर्श पुलिस अधिकारी माना जाता था, क्योंकि मैं 500 पुशअप्स लगा लेता था और लोहे का सरिया मोड़ करके सीधा कर लेता था। सर, आज अभी की भी आप तारीख अभी भी हैं। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ, आज इन क्वालिफिकेशंस को लेकर के शायद मैं कांस्टेबल भी न बन पाऊं, क्योंकि तब जो पूरी 90% पुलिसिंग शारीरिक होती थी, अब सेरिब्रल हो गई है, दिमागी हो गई है। अब आप ये देखें कि 200 साल में चंबल घाटी में जितनी भी डकैतियां हुई हैं, उसका पूरा टर्नओवर 25 करोड़ से। माधो सिंह 50 लाख, मोहर सिंह 1 करोड़, मलखान सिंह 2 करोड़, फूलन देवी 25 लाख। सारी चंबल घाटी की जिसपे तमाम फिल्में बनी, 25 करोड़ से ऊपर की नहीं। अब जब दिमाग आ गया तो मालूम पड़ जाइए कोल स्कैम पे आ जाएगी 1 लाख करोड़। अब्दुल करीम तेलगी स्कैम 50,000 करोड़। इसके अलावा पीएमसी स्कैम 2 लाख करोड़। 2G स्कैम, अब तो मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि सारा खेल कितने सिफर लगते हैं ये भी नहीं मालूम। इसके लिए आपको दूसरी प्रकार की क्षमता चाहिए, दूसरी प्रकार की प्रतिभा चाहिए। पुलिसिंग में अब आपको निरंतर डे टू डे आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये नहीं कि एक बार आपने नेशनल पुलिस एकेडमी से आपने कोर्स पास कर लिया या एक बार डॉक्टरेट कर ली। आजीवनम ज्ञान वर्धनम, जीवन पर्यंत पढ़ना पड़ेगा। सिद्धिर भवति कर्मजा। आप अपने हाथ से AK-47 अपने कांस्टेबल से ज्यादा अच्छा बांध सकें। अगर टेररिस्ट आया है, वो दावा कर रहा है, जो कि मैं रियल बताता हूं डॉक्टर साहब, कि मैं AK-47 आपके किसी भी आर्मर से जल्दी बांध सकता हूं, मेरे आंख पे पट्टी बांधिए। और वो टेररिस्ट था, उसको आंख पे पट्टी बांधी, उसने 1.5 मिनट में बांधा। उनका लाओ मैं 1 मिनट में बांध के दिखा देता हूं, और मैंने 1 मिनट में AK-47 बांध के दिखा। ये है कि सिद्धिर भवति कर्मजा। अपने हाथ से वो करके दिखा दे जो कांस्टेबल ना कर पाए और टेररिस्ट ना कर पाए, तब आप उसके ऊपर, क्योंकि आप मंजन नहीं बेच रहे हैं, ना तेल बेच रहे हैं, ना पाउडर बेच रहे हैं, आपको किसी के प्राण चाहिए। और प्राण चाहने के लिए आपको उससे कम से कम 2 जनरेशन आगे प्रतिभा में, योग्यता में और जज्बे में होना चाहिए, तब आप उसको ऊपर हावी हो सकेंगे। सर, यही नेतृत्व क्षमता है, यही तो विद्यार्थियों को चाहिए, यही उन्हें देना भी है। और इस इस नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए यह उन्हें अभी से तैयारी में अपने क्या करना चाहिए, जिससे कि ऐसी नेतृत्व क्षमता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, विकसित कर पाएँ? तो इसके 2 पहलू चले आते हैं सर, कि वो तैयारी के समय, तैयारी के दौरान ऐसे किस-किस प्रकार के नज़रिए और मानसिकता का विकास करें, जिससे कि उनकी यह नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाए, जैसे आपने बताया और आपकी जैसी है। और दूसरा, इसे करने के लिए उन्हें क्या करना होगा और ये कितना कारगर भी हो सकता है? क्योंकि हो सकता है वह पुलिस सेवा में पहुँचे और पता चला कि इससे पूरे कश्मकश में, इतनी जद्दोजहद में और इतने दबाव में वह बिल्कुल बिखर जाएँ। तो इससे तो बेहतर अच्छा है कि वह पानी में पैर रखने की जगह के पहले उसे टेस्ट कर ले कि कितना गहरा पानी है और दूसरे सर्विस में भी चले जाएँ। आपको क्या लगता है कि ये बात कितनी कारगर है, बिल्कुल डॉक्टर, कितनी प्रासंगिक है? बिल्कुल, लोग आपको डराने वाले बहुत रहेंगे। लोग आपको तौलेंगे भी, साल, 2 साल, 3 साल सोचेंगे प्रलोभन दे दो। आज सर दावत है हमारे यहाँ, आप आ जाएँ, या आपको गलत चीज़ों के बारे में प्रलोभन देने की कोशिश करें। उसके बाद ये समझ जाएँगे गलत चीज़ें करना तो छोड़ दें, गलत चीज़ों की तरफ ये आदमी देखता भी नहीं है, करना तो छोड़ दें।
दावत में न कभी गया हूं, न मैंने कभी दावत दी है। 36 साल की नौकरी में मुझे नहीं याद है किसी उद्योगपति की दावत में कभी गया हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं किसी ब्लैक मार्केटियर क्या-क्या कभी गया हूं। मेरे परिवार में भी जो राजनेता हैं और जिनकी छवि ठीक-ठाक नहीं है, उनसे मैं जब तक मैं सेवा में हूँ, कृपा करके घर पे आने का कष्ट न करें और जब तक मैं सेवा में हूँ, मैं आपके घर पे भी आने का दुस्साहस नहीं करूँगा। आपको जैसे कहते हैं, उपमा बहुत गंदी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि आप गाँव में जैसे ब्राह्मण की विधवा रहती है, आपको वैसे रहना है। किसी से ज़्यादा मिलना नहीं, किसी से ज़्यादा जुड़ना नहीं, किसी से कोई फ़ायदा नहीं लेना, किसी को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। और बिल्कुल मुफ़लिसी में एक तरीके से दरविशाना और सूफ़ी की तरह ज़िंदगी आपको काटनी है। उसके लिए तैयार हों, कोई बड़े से बड़ा राजनेता आपका बाल-बांका नहीं कर पाएगा और मैं उसकी जीती-जागती मिसाल हूँ। अंग्रेज़ी में कहावत है, "दो माय हेड बी ब्लीडिंग, इट विल बी अनबाउंड।" लोग कहते थे, "सर या तो आप ये कर दें और नहीं तो मैं जाके ऊपर से कराता हूँ।" फिर आप जाके ऊपर से ही करा लें, मैं नहीं करूँगा। फिर आ जाते थे, भाई साहब कुछ तो कर दीजिए, उनका भाई साहब का तबादला करा दीजिए। मेरे जीते जी आपका ये काम होने वाला नहीं है। और मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ क्योंकि आपने अब याचना कर रहे हैं, मेरा तबादला करा दीजिए। मैं चुपचाप चला जाऊँगा और मेरे बाद किसी ऐसे अधिकारी को लाने की व्यवस्था कीजिए, जो आपकी नाजायज़ बातों को तरफ ध्यान दे। मैं ना नाजायज़ बात करता हूँ, ना मैं होने दूँगा। और अभी आपके जाने से पहले नेताजी, मैं आदेश लिख के जा रहा हूँ, ये नेताजी आए थे, इन्होंने ये आग्रह किया जो सरासर नाजायज़ और इल्लीगल है, इस बात को सुनिश्चित करें कि इनके इस निवेदन पर कोई कार्रवाई कदापि न की जाए। तो सर बिल्कुल संक्षेप में ऐसे 2-3 गुण जो विद्यार्थी अभी विकसित कर सकें इस पूरे पहलू के लिए? चरित्र का निर्माण ओवरनाइट नहीं होता है। आपको स्वस्थ चयन करना होगा कि आप गलत की तरफ नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़, सच्चाई का साथ देंगे। आप जब आईपीएस में आएँगे तो प्रभु की असीम कृपा के उपरांत आप पाएँगे कि परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है इस देश को और इस देश की गरीब जनता की सेवा करने के लिए। निसंदेह वो एक अवसर होगा इबादत का, कर्मयोग का, और अपने को निर्माण करें, क्योंकि सच्चाई में इतनी ताकत होती है, अंततोगत्वा जो आपका विरोध भी करेगा, दिल में आपका बड़ा सम्मान करेगा। दिल में आपकी बहुत पूजा करेगा। और आज भी मैं जहाँ-जहाँ एसएसपी रहा हूँ, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई रुचि नहीं है। आज अगर आप वहाँ इलेक्शन लड़ लें, आप किसी को भी एमपी को वहाँ हरा सकते हैं। क्योंकि आपको जनता भूलती नहीं है, जनता आपको पूछती है और ये सबसे बड़ा अलंकरण यही है कि जनता आपको प्यार करती है। एक सेंटेंस में एक बात और कहूँगा, एचबीओ एक फ़िल्म बनाने वाले हैं, एचबीओ, मेरी इसमें रुचि नहीं है, तो आरुषि हत्याकांड की फ़िल्म बना रहे थे, 4 कड़ियों में बनाया। बनाने के बाद उन्होंने एक सवाल किया कि साहब दोबारा अगर आपका पुनर्जन्म हो, तो आप पुलिस में तो कभी नहीं जाएँगे। तो हमने कहा कैमरा ऑन है आपका? गौर से सुनिए कि अगर परमात्मा ने अवसर दिया, तो मैं दोबारा पुलिस में ही जाऊँगा और यूपी काडर के लिए ही प्रार्थना करूँगा, क्योंकि ये जो अवसर मुझे सेवा करने का मिला, वो अप्रतिम, और दोबारा मैं चाहूँगा कि अगर कभी मौका हो, तो मैं ज़रूर दोबारा पुनः इसको उपभोग करना चाहूँगा। सर, विद्यार्थियों के मन में हमेशा एक बात रहती है सर कि पुलिस सर्विसेज है, आईएएस है और आईएफएस के तुलना में वह उनके पास में अधिक शक्ति होती है, वो ज़्यादा ग्लैमरस होते हैं। और आपने जितनी बात बताई कि कितनी जद्दोजहद वाली ज़िंदगी होती है और हमेशा तृणमूल स्तर पर काम करना पड़ता है। तो आप किसी विद्यार्थियों को कैसे बताएँगे कि नहीं, अगर उनके पास में ऐसी मानसिकता नहीं हो, तो इसका भविष्य कितना बेहतर है, खासकर कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद में, और कैसे इस पूरे पहलू को वो देख सकते हैं कि वह आईएएस या आईआरएस के ऊपर में भी रूल कभी कर सकें। भविष्य में आपको कैसा लगता है कि यह कितना पावरफुल होगा? क्योंकि विद्यार्थियों के मन में ऐसे सवाल हमेशा उठते रहते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, आईपीएस का भविष्य बड़ा उज्जवल है। पुलिस सर, कमिश्नरेट आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें कुछ विलंब होता है तब भी, बस मैं अपने विद्यार्थियों से कहूँगा कि पिछले सवाल का तारतम्य मैं आगे बताऊँगा। अगर आप सच्चरित्र हैं, और चरित्र में सिर्फ यही नहीं आता कि मैं पैसा रिश्वत नहीं लेता हूँ, चरित्र में सभी कुछ आता है, बौद्धिक ईमानदारी भी, कि आप अपनी जात बिरादरी का फेवर न करें। आप मद्यपान की तरफ न देखें। आप ऐसी कोई गलत चीज़ पे न जाएँ, जो कि राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो। बाकी इस चीज़ों पे होशियार को इशारा काफ़ी है। चरित्र की सुगंध दूर-दूर तक जाती है। अगर आपके चरित्र की सुगंध दूर-दूर तक जा रही है, आईएएस तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी जब आप जाएँगे, तो मुख्यमंत्री खड़े होके आपका इस्तकबाल करेगा। सर इससे बेहतर निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता था सर, इससे बेहतर निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता था। अब
आगे में जब प्रधानमंत्री ने पार्श्विक और लैटरल एंट्री के बारे में बातचीत की है, तो आपको क्या लगता है कि अब विद्यार्थी हैं किस रूप में तैयारी कर सकते हैं कि 15 साल आगे के बारे में वो क्या सोचें, इस सेवा के बारे में क्या सोचें? देखिए, पहले था कि अब ये नॉलेज बेस्ड सर्विस होगी। पहले कहते थे, भाई मैं जब डॉक्टरेट किया तो लोग कहते, भाई नाम के पहले डॉक्टर मत लिखा कीजिए, ये शोभा नहीं देता है। आपकी व्यक्तित्व के पहले डॉक्टर हो, क्योंकि आपकी छवि, और पुलिस अफसर को पीएचडी करके क्या है, वो डिस्क्वालिफिकेशन है, यू आर ओवर क्वालिफाइड। आज की तारीख में अब ये रूपांतरण हो गया है कि पुलिस में सर्वाधिक बीटेक, एमटेक, एलएलएम, पीएचडीज, इसके अलावा विदेश से पढ़े हुए रॉकेट फ्यूल के साइंटिस्ट आईपीएस में है आज की तारीख में। और लैटरल एंट्री इसीलिए होती है कि फॉरेंसिक्स, बैलिस्टिक्स, क्रिमिनल साइकोलॉजी, होस्टेज नेगोशिएशंस, और इसके अलावा आप समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये जो महारत है, आप ये नहीं समझते हैं कि एक व्यक्ति एक ही जीवन में इन सब चीज पे महारत हो। इसलिए लैटरल एंट्री क्योंकि स्पेशलाइज्ड क्राइम हो गया है, स्पेशलाइजेशन हो गया इन्वेस्टिगेशन में, लॉ में स्पेशलाइजेशन हो गया, लैटरल एंट्री तो होगी ही। और स्पेशलाइजेशन हर अफसर को चाहिए कि अपने एक किसी 2-3 एस्पेक्ट्स में पुलिसिंग के अपने को स्पेशलाइज कर ले और एक्सपर्ट बना ले। अर्थात सर कि अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं, अपनी प्रतिभा के कारण किसी कारणवश से वह सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो वह इन सब ब्रांचेस के ऊपर में स्पेशलाइज कर सकता है, विशेषीकृत ज्ञान ले सकता है और यह उम्मीद कर सकता है कि भारत की सरकार उसकी प्रतिभा रहेगी, मनोवृत्ति रहेगी, नजरिया रहेगा, सोच ऐसी रहेगी, व्यक्तित्व ऐसा रहेगा, तो भारत सरकार उसे आमंत्रित कर लेंगे 10 सालों के बाद में और वो ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। आपके कहने का तात्पर्य भी ऐसा ही है? हम ऐसा मेरा आशा कहने का तात्पर्य बिल्कुल यही है डॉक्टर साहब, क्योंकि इसके पहले भी जो विशेषज्ञ थे, हाँ, टेलीकॉम में, फॉरेंसिक्स में, बैलिस्टिक्स में और इन तमाम सेवाओं में विशेषज्ञ के तौर पे डीआईजीज को ऑप्ट किए गए, इंडक्ट किए गए। मैंने 2 ब्रांचेस खड़ी की है यूपी पुलिस में, एटीएस और एसटीएफ। तो डेपुटेशन पे हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स और इस तरीके के एक्सपर्ट्स, जो टैक्सेशन एक्सपर्ट से बुलाया, क्योंकि 100, 200, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ की वो तो हम आप कर लेंगे, लेकिन जब सैकड़ों करोड़ की बात होगी, अगर विशेषज्ञ नहीं होगा या जिसने कोई ऐसा जहर का इस्तेमाल किया जो कि वो रशा से ले आया, आप इशारा में समझ लीजिए, अगर रशा से ले आया जो कि डिसइंटीग्रेट कर जाता है, उसके लिए तो विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए ही लैटरल एंट्री एक समाधान है। अर्थात है कि विद्यार्थियों को तो यह ग्लैमर है ही है, ग्लैमर जिसे समझते हैं कि ड्रेस में, ग्लैमर काम में, ग्लैमर सेटिस्फैक्शन में, सुकून में, लोगों के आंसू पोंछने में। और अगर वह किसी कारणवश अभी नहीं कर पाते हैं, तो भविष्य उनके लिए बिल्कुल रास्ते खुले रखता है, क्योंकि वह इन सब वैज्ञानिक विधियों में भी अपने आप को शोधकर्ता बनाकर विशेषीकरण प्राप्त करके जा सकते हैं। सर, हमें लगता है कि विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है कि उन्हें आपको सुनने का मौका मिला और आपने इतना अच्छा वक्त दिया उनके साथ में और इतने आसान और सरल और बिल्कुल हंसमुख भाषा में उन्हें बताया, उन्हें नेतृत्व क्षमता प्रदान की और उन उस देखेंगे तो वो खुद मुस्कुराते हुए रहेंगे जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं सर। आपका सहृदय धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।